हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नया अध्याय आरंभ हो चुका है। जी हाँ बच्चों, आज जो हम नया अध्याय यानी कि दिगंत भाग दो बिहार बोर्ड जो कि हम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होना चाहिए जो नया अध्याय है वो है जूठन, और जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आमतौर पे अगर आप किसी जूठन शब्द का अगर कहीं इस्तेमाल अगर कर रहे हो, कहीं किसी के मुंह से सुन रहे हो, तो आपको यही अंदाजा होगा कि किसी व्यक्ति ने कुछ खाया है और उसने वो छोड़ दिया है, वो जूठन कहलाता है। यानी कि छोड़ा हुआ अंश जो है वो जूठन के रूप में आपको कहते हुए आपको लोग नजर आएंगे। तो आज इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे क्या ये वही जूठन है, या फिर लेखक इस जूठन के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आखिर क्या बताना चाहता है। चलो तो फिर देख लेते हैं कि भाई आज जो दिन करेंगे वो हम क्या करेंगे। जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। तो पाठ परिचय जितना आवश्यक है, पाठ का सारांश उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है लेखक का जीवन परिचय। क्लियर है? जिसमें कवि के जीवन के बारे में, लेखक के जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, शिक्षा, दीक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, साहित्यिक योगदान, रचनाएं और कृतियां, ये प्रमुख रूप से होती हैं। और एग्जाम के अंदर एक जीवनी जो आती है वो 100% आती है, और हमेशा जीवनी 100% आई है, आएगी और आगे भी आती रहेगी, क्योंकि जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी लेखक का जीवन परिचय। उसके बाद करेंगे इस पाठ का सामान्य, यानी कि जूठन नामक पाठ का हम सारांश की इस पाठ के माध्यम से आखिर लेखक कहना क्या चाहता है। और फिर पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर, यानी कि जो आपके परीक्षा के अंदर आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, किस तरीके से आते हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने आप का आकलन भी तो करें कि आखिर हमें यहाँ कितना समझ में आया। क्लियर? और किस तरीके से अगर प्रश्न आ गए तो हम उत्तर कैसे देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग आज पूरे के पूरे इस चैप्टर में इस चीज़ का करेंगे अध्ययन, और इसके बाद हम इस पाठ की करेंगे समाप्ति। तो फटाफट से पेन लो और कॉपी लो और हमारे साथ बैठ जाइए, ताकि आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने का मौका मिले। जी हाँ बच्चों, मौका जहाँ पर भी मिलता है, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में भाग लेने का हो, मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आपको यहाँ नोट्स बनाने का मौका मिल रहा है, ये नोट्स आपके एग्जाम में बड़े काम आएंगे। आपको अगर लिखने की आदत हो जाती है, लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, और अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे। ये कॉमन समस्या होती है अधिकतर बच्चों की, कि एग्ज़ाम के टाइम पर जब वो प्रश्न कर रहे होते हैं उनमें से 1-2 प्रश्न छूट जाता है। इसका जो मूल कारण है, मूल समस्या है, वो क्या है? एग्ज़ाम लोगों की स्पीड नहीं होती। क्लियर? लिखने से क्या होता है, अच्छी लिखावट भी आती है, सुंदरता आती है लिखावट में। तो अक्सर इन समस्याओं से जूझते रहते हैं बच्चे, और इनसे अगर आप आज नहीं निजात मिली, आपको आज छुटकारा नहीं मिला, तो आने वाले समय में आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तो वहाँ तो बहुत लिखना पड़ता है, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी। तो आज अभी इस समस्या से छुटकारा पाइए, लिख कर पढ़ने की आदत डालिए। जो बच्चे कहते हैं जी याद नहीं होता, उनके लिए तो रामबाण नुस्खा है। फटाफट से क्लास को भाई शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मिले बेनिफिट। चलो तो जीवन परिचय करते हैं। तो हिंदी में एक दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून सन 1950 को वर्ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर कहाँ है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। एक है मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है बच्चों, और दूसरा मुजफ्फरनगर यानी कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ था इनका जन्म? तो 30 जून सन 1950 को हुआ था। क्लियर है? वाल्मीकि समाज से आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, उनमें प्रमुख रूप से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम आता है। जी हाँ बच्चों, आगे बढ़ें। चलो, तो इनकी माता का नाम क्या था? मुकुंदी देवी। और भाई पिता का नाम था क्या? छोटन लाल। छोटन लाल वाल्मीकि इनके पिता का नाम था, और मुकुंदी देवी जो था इनकी माता का नाम था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी मास्टर सेवक राम मसीही के बिना कमरे तथा टाट चटाई वाले स्कूल से प्राप्त की। भाई आज की डेट में क्या होता है, छोटा सा अगर किसी को कोई बैठने के लिए टेबल ना मिले,
कुर्सी ना मिले तो वो कंप्लेंट स्कूल तक सो जाती है, स्कूल के बाहर यानी कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है कि भैया हमारे यहाँ टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पेड़ के नीचे, यानी कि कोई क्लास नहीं हुआ करती थी, पेड़ के नीचे लोग पढ़ाई किया करते थे। क्लियर? टाट पट्टी होती थी, टाट पट्टी यानी कि टाट एक रोल टाइप से होता था, उसको बिछा दिया जाता था और उसमें एक के बाद एक बच्चे इस तरीके से बैठते थे, है ना, लाइन में लगा के। तो टाट पट्टी पे बैठकर स्लेट पर लिख लिख कर लोगों ने क्या है, पढ़ाई करी है। वो जो दौर था, उसी दौर में ये पैदा हुए थे, ठीक है ना। कमरा था, ना टाट चटाई वगैरह। स्कूल इस तरीके से स्कूलिंग हुई इनकी। और इन्होंने 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज और बरला से उत्तीर्ण करने के बाद 12वीं की परीक्षा में ये अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर हो गया? फेल हो गए भाई। इस कारण भाई बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में इन्होंने लिया दाखिला। और इसके बाद कई वर्षों तक इनकी पढ़ाई बाधित भी रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां लोगों के सामने आती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं इन परेशानियों से जूझकर अपने आप को स्थापित करते हैं और अपना समाज में, देश में अपना नाम जो है वो रोशन करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं इन परेशानियों को झेल नहीं पाते और वो टूट जाते हैं। क्लियर हो गया? तो कभी भी जीवन में परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफ आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनसे लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। कहते हैं नहीं, एक ऊपर वाला आपको देना तो चाहता है, लेकिन देने के लिए आपकी परीक्षा भी तो लेगा कि भाई ये इस काबिल भी है, नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये जब परेशानियां आती हैं तो ये समझ लेना कि ऊपर वाले हमारी क्या ले रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। क्लियर है? चलो भाई, उन्होंने 1922 में हेमवती नंदन बहुगुणा ये गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। और अपनी पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी भी कर ली। भाई पढ़ाई भी कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई घर खर्च निकालने के लिए, पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो घर से ना मांगना पड़े, मतलब खुद स्वयं ही निकाल ले, तो भैया थोड़ी सी छोटी मोटी नौकरी भी कर ली ताकि पढ़ाई भी चलती रहे और नौकरी भी हो जाए, ताकि वहाँ से थोड़ा बहुत पैसे वैसे भी आने लगे। इसके बाद ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा यानी कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की इन्होंने करी नौकरी, ड्राफ्टमैन की नौकरी की। और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में भी कार्यरत है। क्लियर हो गया? इसके बाद ये देहरादून यानी कि जो थी भारत सरकार का एक उपक्रम था, भारत सरकार के अधीन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती थी। ऑप्टो कॉलेज देहरादून में दाखिला लेकर इन्होंने इसकी पढ़ाई क्या बोलते हैं, देहरादून में ये एक अधिकारी के रूप में ही क्या अपॉइंट हो गए, अधिकारी के रूप में। और इन्हें अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से प्रमुख हैं क्या, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्लियर है? उसके बाद परिवेश सम्मान 92 में मिला था इनको अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, और परिवेश सम्मान 1995 में। जय श्री सम्मान ये इनको 1996 में मिला था। कथाक्रम सम्मान ये 2000 की बात है। और इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित की। नाट्य संस्था कौन सी स्थापित करी? मेघदूत। ये क्वेश्चन आ सकता है। और इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंच निर्देशन भी किया। यानी कि जिस संस्था को इन्होंने मेघदूत नामक संस्था यानी कि नाटक के रूप में स्थापित किया, उसमें इन्होंने कई नाटकों में क्या किया, अभिनय किया। और साथ ही साथ अनेक नाटकों का इन्होंने मंच निर्देशन भी किया। इसको डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने पहचान बनाई। आगे चलें, रचनाओं की अगर बात करी जाए तो रचनाएं और कृतियाँ जो हों एक लेखक की प्रमुख है ना चीज़ होती है। क्या होता है भाई? इनकी जमा और पूंजी होती है, यही इनकी धन और संपदा है। तो भाई वाल्मीकि जी की यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आत्मकथा ये है जूठन, जो कि आप पढ़ेंगे। ये क्या है? आत्मकथा है जूठन। कहानी संग्रह क्या है इनका? सलाम और घुसपैठिए, ये इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद आता है कविता संकलन यानी कि सदियों का संताप, है ना, बस हो चुका अब और नहीं। आलोचना यानी कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और साहित्यिक विशेषताओं की बात करी जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके साहित्य में आक्रोश तथा
प्रतिक्रिया के अलावा न्याय, समता तथा मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णता, सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध भी है। क्या ये दलित आंदोलन से जुड़े थे? और आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर जाति प्रथा, ये जैसी कुरीतियां हैं जो वो जमाने से चली आ रही हैं, जमाने से चली आ रही हैं, और इसका जमकर विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्लियर है? आज दलित समाज जो आगे बढ़ा है, जो वंचित समाज आगे अनेक प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहा है, उच्च पदों पर है, आसीन है, ये सिर्फ बाबा साहब की मेहरबानी है। तो उन्हीं दलित आंदोलनों में से कई सारे आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया है, और ये अपने लेखों में, इनके लेखों में आक्रोश झलकता है ना। हमेशा ये समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, मानव के जो अधिकार हैं हमेशा उनकी बात करते हैं कि व्यक्ति, ऊपर वाले ने तो सबको एक ही बनाया है ना, और हमने यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम जाति पात में अपने आप को बांट लिया है। तो ये कहते थे कि मानव के जो अधिकार होते हैं कम से कम उनसे तो वंचित ना रखा जाए। दलित हैं तो क्या हुआ, दलित हैं तो क्या हुआ, हमको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हमको भाई उच्च समाज में बैठने के साथ बैठने का अधिकार होना चाहिए। हमारे कहते नहीं कि किसी को ऊंच और नीच, ये हमेशा से चली आ रही है। तो उसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, और ऐसे तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे आकर अपने आप को क्या किया, इस तरीके से स्थापित किया कि भाई, इसको कहते हैं जिम्मेदारी किसी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो इन्होंने क्या, एक जिम्मेदारी अब लेखन के माध्यम से, लेखक के रूप में इन्होंने क्या किया, अपने विचारों को व्यक्त किया ताकि लोगों के अंदर चेतना आए, लोग जागृत हों, लोग अपनी आवाज़ उठाएं। क्लियर है? दबो कुचलों की आवाज़ बने, तो ये साफ तौर पे इनके लेखों में दिखाई देता है। और ये केवल किन्हीं निश्चित विचारधाराओं के अधीन होकर नहीं लिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल दलित विचारों से ही ये परिपूर्ण थे, केवल और केवल एक ही विचारधारा में लिखते थे, है ना। अपितु इनके लेखन में स्वयं के जीवनानुभवों की सच्चाई और यथार्थ बोध की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो इनके अनुभव हैं, जो ये सोचते हैं, जो इनके स्वयं का जो एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, है ना, सच्चाई और यथार्थ से ये वाकिफ थे, और उसी की जो लेख जो है वो अपने रचनाओं में ये साफ तौर पे यथार्थ बोध इनकी अभिव्यक्ति हुआ करती थी, खुलकर लिखा करते थे, सच्चाई जो बयां करते थे, यही इनका सबसे बड़ा, जो कहते हैं कि स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। दलित जीवन के रोष तथा आक्रोश को ये नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इनके साहित्य में मानवीयता की सहज अभिव्यक्ति है। दलितों के प्रति अगर बात करी जाए तो अपने साहित्यों के माध्यम से इन्होंने दलितों की जो दशा है, जो हीन भावना से जो लोग ग्रसित हैं, उनसे, उन पर जो अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, तो इनके मानवीय पहलुओं को इन्होंने अपने लेखों में क्या है, साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। चलो अब चलते हैं पाठ के सारांश पर। लेखक का जीवन परिचय हो गया क्लियर, इसमें इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, शिक्षा, साथ ही साथ इनका जन्म स्थान, ये सब आ गया, रचनाएं आ गई, कृतियाँ आ गई। अब चलते हैं पाठ के सारांश पर कि आखिर ये जूठन शब्द आया कहाँ से। क्लियर, जूठन का अर्थ क्या होता है, जूठन का तात्पर्य क्या है, और इस पाठ से हमको क्या मैसेज मिलने वाला है, इस पाठ में लेखक ने अपने विचारों को किस तरीके से व्यक्त किया है। तो भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे, अब क्या है, ये उनकी आत्मकथा, यानी कि उन्होंने जो महसूस किया इस समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उनसे ये जूझते हुए आगे जब बढ़ रहे थे, जब इनका उनकी उम्र बढ़ रही, तो इनके साथ जो जो घटित हुआ वो सब इसके पाठ के सारांश के माध्यम से समझेंगे। तो जब ये बालक थे तो उनके स्कूल में हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू लगवाते थे। क्लियर है, पढ़ोगे तो सही, लेकिन बेटा तुम पहले झाड़ू लगाओगे। अब सोचो, जिस स्कूल का हेडमास्टर जब बच्चे, क्योंकि ये दलित परिवार से थे, क्लियर हो गया, पढ़ाने के लिए तब मिलेगा जब बेटा तुम झाड़ू लगाओगे, क्योंकि तुम दलित समाज से हो। तो ये क्या करते थे, साफ सफाई किया करते थे,
पूरे स्कूल में झाड़ू लगाते थे, तब उसके बदले में उनको पढ़ने दिया जाता था। और नाम भी इस तरह से हेडमास्टर पूछता था कि कोई बाघ गरज रहा हो। क्लियर? कहते नहीं मिसबिहेव, आप किसी से पूछ रहे हो कि भैया आपका नाम क्या है, पूछ रहे हो भैया तेरा नाम क्या है, इस तरीके इससे भी और नीचे स्तर पर अगर कोई चला जाए तो वो शायद मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। क्लियर है? और लेखक ने सारा दिन झाड़ू लगवाता, 2 दिन तक दिलवाने के बाद तीसरे दिन उनके पिता देख लेते हैं। 2 दिन तक झाड़ू लगाया और तीसरे दिन उनके पिता देख लेते हैं। लड़का फपक फपक कर रो उठता है। जब पिता की नज़र बच्चे पर पड़ती है तो बेटा जो होता है वो फपक फपक के रोने पड़ता है और पिता से सारी बात बताता है और पिताजी मास्टर पर गुस्साते हैं। क्लियर है? एक पिता के लिए बताइए कितनी सोचने वाली बात है। उनका बच्चा अगर स्कूल में झाड़ू लगाए तो उस पिता के हृदय पर क्या असर पड़ेगा, सोचिए। तो पिता गुस्सा हो जाते हैं और वो हेडमास्टर पर क्या है, गुस्सा जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि भाई उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 गाँव के घर में साफ सफाई करती थी। 8-10 लोगों के घर के अंदर क्या है, कम से कम सफाई करने जाया करती थी। मेहनत कश लोग थे, मेहनत मजदूरी करके खाते थे, अपना जीवन गुसर बसर किया करते थे। और माँ के इस काम में उनकी बड़ी बहन और बड़ी भाभी तथा जसबीर और जैनेसर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। यानी कि पूरा परिवार मेहनत किया करता था। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान की मजबूरियाँ जो है ना, वो उनसे वो काम करवाने पर विवश कर देती हैं जो शायद उसका अंतर्मन ना करे। लेकिन क्या करें, परिस्थितियों से मजबूर होता है इंसान। क्लियर? तो माँ जब मजदूरी करने जाया करती थी, जब बर्तन वगैरह साफ करती थी, तो भैया उस काम में उनकी बड़ी बहन बड़ी भाभी है ना, जसबीर और जनेसर दोनों भाई माँ की क्या हाथ बटाया करते थे। और जो बड़ा भाई था सुखबीर, इनके बड़े के भाई का नाम था सुखबीर, तगांव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम किया करता था, है ना। क्या करता था? नौकर था, नौकर की तरह काम किया करता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर, पीछे फसल तैयार होने के समय 5 सेर अनाज और दोपहर के समय 1 बची खुची रोटी। बताओ कितना मेहनत करने के बाद भी ये मिलता था, बची खुची रोटी। यानी कि अगर आप किसी को कम से कम सम्मान तो दे ही सकते हो, रुपया पैसा ना सही, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उसको 2 वक्त की रोटी तो खिलाने का उसको तो हक है ना, राइट है ना उसका। क्लियर? तो वो बची खुची रोटी, और जो रोटी खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे भूसी से मिलाकर बनाई जाती है। रोटी भी अलग अलग। क्लियर हो गया, है ना। इसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया है जो शायद गलत है। आज के सभ्य समाज में इन शब्दों का प्रयोग शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन किताब में है तो जाहिर सी बात है आपको बता दिया। लेकिन आज के सभ्य समाज इन शब्दों की गवाही नहीं देता, मनाही है भाई। क्लियर? कभी कभी भाई जूठन भी भंगन के कटोरे में डाल दी जाती थी। क्लियर है भाई? क्या जूठन का मतलब क्या है? वही है जिसको मैंने आपको बताया था। यानी कि हमने खाया अच्छा, बाकी बचा क्या है, चल भाई उसको दे देना, चल भाई उसको दे देना। अरे भाई ऐसा काम तो, ऐसा कृत्य तो भाई किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। बची खुची रोटी खिला दी, है ना। और वो रोटी भी किसकी होती थी, है ना, आटे भूसी से मिलाकर बनी जाती थी। क्लियर हो गया? जिस तरीके से वो मांगने के लिए आते थे उसके कटोरे में डाल दी जाती थी। और भाई दिन रात मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी। पूरे दिन की मेहनत करने के बाद हमारे हिस्से में क्या आता था? दूसरों की जूठन, है ना। बचे खुचे जो कपड़े होते थे भाई हमने कर लिए, साल भर हमने पहन लिए, साल भर पहनने के बाद कपड़े किसको दे दिए? चलो जी उसको दे दिए। तो ये क्या है? खाना खाया, खाने के बाद जो लास्ट की रोटी होती है, जो भूसा आटे से मिली हुई होती है, किसको दे दिया? तो जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। जानवरों को भी ऐसा खाना अवेलेबल, है ना, नहीं होता था। अब सोच के देखो तो इस सब मेहनत करने के बाद भी पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हिस्से में आ रहा है? दूसरे की जूठन। क्लियर? अपने बच्चे ने साल भर कपड़े पहन लिए,
और उसके बाद में जब फट जाते तो क्या है, लो जी उस काम करने वाले को दे दो। तो ये क्या है, जूठन। क्लियर हो गया बात समझ में? कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था। क्यों? क्योंकि मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, कमेरे कमेरे लोग हैं, है ना। और ये इतना क्रूर समाज है कि भाई जिसमें श्रम का मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही तो है। इसको क्या कहते हैं, है ना, गरीब गरीब क्यों है, गरीब गरीब क्यों है। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? कि अमीर कभी नहीं चाहेगा गरीब का बच्चा आगे बढ़े। गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया तो आपसे अधिकार मांगेगा। गरीब का बच्चा अगर आपसे पढ़ गया तो वो क्या मांगेगा? अपने सम्मान के साथ जीने का आपसे हक मांगेगा। इसीलिए आज अमीर और गरीब के अंदर क्या है, खाई बढ़ती हुई जा रही है। तो ये षड्यंत्र है। आज की डेट में सरकारें क्या कर रही हैं, अनाज आपने देखा होगा, है ना, 2 किलो अनाज अगर आपको दे दिया, 4 किलो चावल अगर आपको दे दिए, ये क्या है? इससे किसी का जीवन सुधरने वाला रह गया? है ना, ये सिर्फ आपको निर्धन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। क्लियर है? इसीलिए तो भाई ओम प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति भाई इतनी कमजोर थी कि भाई एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को, है ना, खटना पड़ता था। सोचो, एक एक पैसे के लिए, कहते नहीं पाई पाई जोड़ने के लिए इनको दूसरों के घरों में जूठन उठानी पड़ती थी, है ना, जूठन खाने के लिए मिलती थी इनको। मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, दूसरों का काम करते थे और रात में उनको बचा कुचा खाना दिया जाता था। तो इनके हिस्से में सिर्फ जूठन। और ये पूरा परिवार जो था, है ना, मेहनत करता था, मेहनत करता था। कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जीवन इसी तरीके से चल रहा था भाई। यहाँ तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने जाना पड़ता था। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, गली में, सड़क में कोई जानवर मर जाता है तो एमसीटी की गाड़ी आती है, नहीं आती है? आती है ना। पहले ज़माने में क्या होता था, इस अलग कैटेगरी होती थी, एक विशेष समुदाय, विशेष जाति के लोग जो होते थे, इस तरह के मरे पशुओं को उठाने के लिए, क्या, इनकी खाल उतारने के लिए इनको बुलाया जाता था। तो ये ना चाहते हुए भी उस कार्य को करना पड़ता था। और कहते नहीं है कि वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, है ना। पंडित जी सिर्फ और सिर्फ क्रियाकर्म कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। क्लियर है? जो लोग अगर साहूकार होते हैं, क्या है भाई, अगर किसी को व्यापार करना है तो केवल साहूकार ही करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, है ना। क्षत्रियों का काम क्या था? संघर्ष करना, लड़ाई करना, है ना। अनेक राजाओं इनका काम क्या था? इनका काम क्या था भाई? रक्षा करना। और जो तीसरा सबसे लास्ट का वर्ग था, चौथा वर्ग होता है ना, जिसी को दलित वर्ग, वही है दलित वर्ग, उसी से आते हैं ये, उसी से आते हैं, है ना, जिसको शूद्र बोला जाता है। इसका काम क्या था? लोगों की सेवा करना, मैला उठाना, है ना, और इन तीनों वर्णों की, है ना, सेवा करना। क्लियर हो गया? अगर इस वर्ण व्यवस्था, इसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अंबेडकर जी ने आवाज उठाई थी, इसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि भैया इसमें दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। अगर शूद्र का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता, शूद्र का बच्चा क्यों नहीं व्यापार कर सकता, शूद्र का बच्चा क्यों नहीं तलवार उठा सकता, बताओ मुझे आप। क्लियर हो गया? तो उसी तरीके से तो ये मरे हुए पशुओं की खाल उतारने इनको जाना पड़ता था। और ये समाज की वर्ण व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण ही तो है। इसकी को शोषण बोलते हैं, इसी को शोषण कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर एक और व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं तो दूसरी ओर हजारों हजार को 2 जून की रोटी के लिए निष्कृत कार्य करने पड़ते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए एक व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा है, एक व्यक्ति के पास धन के भंडार है, और एक व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और क्या मिलता है? खाने के बदले जूठन, खाने के बदले दूसरों का छोड़ा हुआ जूठन। अब इसके अलावा भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। एक पेट, कहते नहीं है भैया, ये जो पेट है ना, अगर ये पेट ना होता तो दुनिया में समस्याएं नहीं होती। आधी समस्याओं की जड़ तो ये पेट है। क्यों? क्योंकि इसको सुबह उठते ही भूख लगेगी, सुबह उठते इसको नाश्ता चाहिए, दोपहर में फिर इसको भूख लगेगी, रात में फिर इसको कुछ ना कुछ चाहिए। क्लियर है? तो आदमी कहते नहीं किसके लिए कमा रहा है भैया, ये पापी पेट का सवाल है ना। उस पापी पेट के लिए लोगों की जूठन तक चाटनी पड़ती है। सोचो, लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है
कि भाई उसकी भाभी द्वारा कहा गया कथन कि भाई इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। लेखक के दिल पर बहुत ही गहरा इस पे असर पड़ता है। उसके भाभी के द्वारा जो शब्द होते हैं, कहते हैं कि इनसे ये मत कराओ, इनसे ये मत कराओ, हम भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। क्योंकि भाई हम तो भी तो इंसान हैं, हम भी तो इंसान हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और ये शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल लाते हैं। भाभी के कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी भरकर चमक रहे हैं। उनके जो शब्द थे आज भी रोशनी के रूप में उनके हृदय में चमक रहे हैं, क्योंकि उस दिन लेखक उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भाई लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अपना हक अगर मिलता है तो लो, नहीं तो उसे छीन लो। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कथन हैं। क्लियर, उनको समझ में आ गया कि भाई अगर इस समाज से लड़ना है, अगर इस समाज में रहकर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना है तो क्या करना पड़ेगा, हक मांगना पड़ेगा। और हक तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे, लिखोगे। तो मेहनत करने लगे, पढ़ाई करने लगे, और हिंदी में स्नातकोत्तर करने के पश्चात अनेक सम्मान, जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, है ना, कथाक्रम सम्मान से विभूषित होकर सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद की को भी वो विभूषित किया। आप सोचो, अगर पढ़ नहीं पाते तो क्या ये अधिकारी बनते, या वही मैला कुचैला करते, वही मैला कुचैला ढोते और वही लोगों के झूठन खाते। तो आप सोच सकते हो कि पढ़ाई का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पढ़ने के बाद ये अधिकारी बने, बिना पढ़े लिखा व्यक्ति अधिकारी बन सकता है? कभी नहीं। क्लियर। अब इसके साथ ही इन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि अनेक रचनाएं भी लिखी। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित कर इसके माध्यम से इन्होंने अनेक अभिनय और मंचन का निर्देशन किया। और इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक चूहड़ यानी कि दलित के घर में जन्म लेकर जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर ये साबित कर दिया कि जहां चाह है वहां राह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उच्च वर्ग में जन्म लिया है, ऊंचे समाज में पैदा हुए हो, ऊंची जाति से हो, या आप दलित जाति से हो। दलित जाति से भीमराव अंबेडकर भी थे, लेकिन आज संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। पूरी दुनिया जो है नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्लियर हो गया। तो अगर आपके अंदर अगर प्रतिभा है और अगर आप करना चाहते हो, दृढ़ संकल्पी हो, तो भाई समाज में कितने ही दुख तकलीफें आए, आप उनको चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ोगे और समाज में अपना एक अलग स्थान मुकाम जो है वो हासिल करोगे। यानी कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो ये आत्मकथा ने अनेक पाठकों पर भारी असर डाला, क्योंकि भाई इनके लेखन में इनके अपने जीवनानुभवों की सच्चाई और वास्तव में बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। ये जो लेख है, ये जो रचना है, आत्मकथा है, इनके खुद के अनुभव हैं। व्यक्ति जो अनुभव करता है वो लिखता बहुत अच्छा है। क्लियर है। और सच्चाई के साथ लिखो, ईमानदारी के साथ लिखो, तो पाठक और श्रोता, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, आप जिस समाज से आते हो, आप पर जो शोषण हुआ है, आपको जो क्या बोलते हैं, आपके अधिकारों का जो हनन हुआ है, सामने वाला व्यक्ति जब आपकी इस आत्मकथा को सुनता है, उस पर गहरा असर होता है। उसके मन में भी तिलमिलाहट उठेगी, उसके मन में भी चाह जगेगी कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति को के मन में चेतना का जो दीपक है उसको जलाने का अगर कोई काम है तो साहित्य के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और वो इनकी रचनाओं में मिलता है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनानुभवों की भट्टी में गलाकर एक नए अनुभवजन्य का स्वरूप रखते हैं, जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ये साहित्य का ही रूप है जो भाई समाज के अंदर एक नव चेतना का
संचार कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। गाढ़ी संवेदना और मर्म स्पर्शिता के कारण उपर्युक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभावकारी असर होता है। यह आत्मकथा करने पर आपके मन पे भी बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि इस सभ्य समाज में कितनी कुरीतियाँ रही हैं, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करके, है ना, यहाँ तक पहुँचे, किन कठिनाइयों को सामना करते हुए। तो ये काफ़ी प्रभावकारी है। क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद कुछ प्रश्न और उत्तर बनेंगे, जिन प्रश्नों का आपको हल निकालना है, और एग्जाम के अंदर ये प्रश्न अगर पूछे गए तो आप किस तरीके से इनके उत्तर को दोगे, आप देखिए। तो पहला है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती थी। तो उत्तर में क्या लिखना है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में कथाकार ओम प्रकाश के साथ विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारुण घटनाएं घटती थी। बाल सुलभ मन पर बीतने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मन पटल पर आज भी अंकित हैं। विद्यालय में प्रवेश के प्रथम ही दिन हेडमास्टर बड़े बेदब आवाज में लेखक से उसका नाम पूछता है। अदब नहीं, बेदब। क्लियर है? बदतमीजी के साथ इसको बोलेंगे, अगर सीधे भाषा में बोले जाए तो बड़ी ही बेअदबी के साथ, है ना, उसको सभ्य भाषा नहीं बोलेंगे। तो भाई उनका नाम पूछता है और फिर उनकी जाति का नाम लेकर तिरस्कृत करता है। ये था समाज के अंदर कि भाई एक शिक्षक के लिए तो भाई उसके विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, शिक्षक का काम है एक मन से सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। ये एक गुरु का दायित्व होता है। लेकिन जब वही गुरु जब सामने वाले बच्चे से जाति पूछ कर शिक्षा देने के लिए जब तैयार हो, तो भाई वो गुरु नहीं होता है, वो फिर शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं रहता है। इनकी जाति को लेकर तिरस्कार करता है, धिक्कारता है, और हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीची जाति का कामगार समझता है। क्लियर है? तो वो बालक पढ़ने के लिए आता है तो बालक ना समझकर उसको निचली जाति का, नीचे वाली तबके का, है ना, काम करने वाला एक कामगार समझता है, और उससे शीशम के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय को साफ करवाता है। तब पढ़ने देंगे, पहले तुम क्या करोगे, पूरे विद्यालय को साफ करोगे। और बेचारा साफ करता है बालक की छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़ा मैदान भी साफ करवाता है, जो काम चूढ़े जाति यानी दलित जाति का होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था। अब तक उस बालक ने घर में वो काम नहीं किया था। क्लियर? और दूसरे दिन भी उसे हेडमास्टर वही काम करवाता है। तीसरे दिन जब लेखक कक्षा के कोने में बैठा होता है, तब हेडमास्टर उस बालक लेखक की गर्दन दबोच लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसकी गर्दन दबोच लेता है और कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। कक्षा से बाहर खींच के बरामदे में पटक देता है। उससे पुराने काम को करने के लिए कहा जाता है। लेखक के पिताजी अचानक उसे देख लेते हैं। उसी वक्त लेखक के पिताजी का आना होता है और वो अपने बेटे को इस अवस्था में देखता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है। उन्हें ये सब करते हुए बेहद तकलीफ होती है और वे हेडमास्टर से बकझक कर लेते हैं। यानी कि क्या होता है, वहाँ पर कन्वर्सेशन होता है। क्लियर हो गया? तो मास्टर जी के बीच में और पिताजी के बीच में क्या होता है, वहाँ पर, है ना, एक द्वंद्व युद्ध टाइप से छिड़ जाता है कि हमारे बच्चे को इस तरीके से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरीके से। तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं हेडमास्टर पे। अब दूसरा प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, और पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखना है। अब पिताजी ने किस तरीके से हेडमास्टर से वाद विवाद किया, वार्तालाप किया, तो वहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो लेखक को तीसरे दिन भी यातना दी जाती है और वो झाड़ू लगा रहा होता है, तो अचानक उसके पिताजी उन्हें ये सब करते देख लेते। वे बाल लेखक को बड़े प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। प्यार से बेटे को मुंशी जी कहा करते थे। उन्होंने लेखक से पूछा, मुंशी जी ये क्या कर रहा है। उनका प्यार भरी आवाज़ सुनकर लेखक फपक पड़ता है। पिता की आवाज़ सुनकर लेखक जो होता है वो रो देता है, बालक रो देता है, क्योंकि 3 दिन से उसे हेडमास्टर परेशान कर रहा था। क्लियर है? वे पुनः लेखक के प्रश्न करते हैं, मुंशी जी रोते हुए क्यों हो, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल, क्या हुआ है। लेखक के द्वारा व्यक्त घटनाएं सुनकर वे झाड़ू लेखक के हाथ से छीनकर दूर फेंक देते। तो झाड़ू लगाने नहीं आया है, तो यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया है। क्लियर? अपने लाडले की स्थिति देखकर, क्योंकि लाडले ने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया और लाडला दलित वर्ग का होने के बावजूद उसने घर में वो काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो स्कूल में वो काम कर रहा है।
पिता को गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाते हैं, तीखी आवाज में चीखने लगते हैं कि कौन सा मास्टर है, बताओ कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर सहित सारे मास्टर बाहर आ जाते हैं और हेडमास्टर लेखक के पिताजी को गाली देकर धमकाता है। हेडमास्टर इतने बदतमीज थे। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कि दलित वर्ग की वजह से हो रहा है। दलित समाज में पैदा होना गुनाह है क्या? है ना? तो गाली देकर धमकाता है, लेकिन उसकी धमकी का उन पर कोई असर नहीं होता। आखिर पुत्र तो राजा का हो या रंक का, पिता के लिए तो एक समान अपना जिगर का टुकड़ा होता है। क्लियर? पुत्र चाहे राजा का हो और चाहे किसी भिखारी का, तो वो पुत्र जो होता है उस पिता के लिए क्या होता है? उसके जिगर का टुकड़ा होता है। क्लियर है? उसकी बेइज्जती कैसे सही जा सकती है। और यही बात लेखक के गरीब पिता पर भी लागू होती है। उन्होंने भी अपने पुत्र की दुर्दशा का साहस और हौसले के साथ हेडमास्टर कालीराम का सामना किया। उन्होंने डटकर, डरे नहीं, अपनी बात रखी पूरी, और वही डटकर जो है वो हेडमास्टर का सामना किया। हेडमास्टर ने हालांकि गाली भी दी, डराने की कोशिश भी की, लेकिन डरे नहीं। कहते नहीं झुकेगा नहीं। चलो, झुकना भी नहीं चाहिए। जब बात सिद्धांतों की आ जाए, जब बात आत्मसम्मान की हो, तो भाई आत्मसम्मान के लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी, वरना ये समाज तुम्हें नोच के खा जाएगा, दबोच के खा जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सुंदर चीज़ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई होती, तो यहाँ अपने अनुभव और प्रतिक्रिया, है ना, अपनी भाषा में किस तरीके से लिखें। तो भाई बचपन में लेखक के साथ अनेक घटनाएं घटती हैं, और जिनसे स्कूल की घटना सबसे ज़्यादा मार्मिक और प्रभाव वाली है। लेखक जैसे ही स्कूल जाता है, हेडमास्टर का नाम पूछने का तरीका बेढंगे की तरह होता है, बेढंग तरीके का होता है। ऊंची आवाज़ में बोलकर पहले किसी को भी धमकाया जाता है, और हेडमास्टर उसी तरह नाम पूछता है। और ये बेगार लेने का एक तरीका भी है, और इस स्थिति में कहा जाता है कि व्यक्ति को कायदे और अदब बहुत जल्दी कायर बना देते हैं। क्लियर है? और वह भी बालक मन जिसमें अपार संभावनाएं हैं। एक घृणित विकृत समाज से छूटने की छटपटाहट गहरा असर कर जाती है। बालक मन फिर मेधावी नहीं बन पाता। जब भय का संचार हो जाता है तो यह बात मन में घर ग्रंथि कर लेती है। जैसे जैसे वह जब बच्चा बड़ा होता है, तो ये जो भी समाज के अंदर ये जो कुरीतियाँ हैं, ये समाज के अंदर जो आप पर जुल्म हुआ है, तो ये क्या है, आपके मन मस्तिष्क में एक छाप छोड़ जाती हैं। और समय समय पर वह भय किसी कार्य को रोकने का काम करता है। समय समय पर वो हम याद करके हमको वो आगे बढ़ने से रोकता है और प्रतिभा का दमन करता है। लेखक जिस समाज का सदस्य है वह वर्ण पर आधारित है, कर्म पर नहीं। यानी कि वर्ण व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। क्लियर? तो ये शूद्र समाज से आता है, यानी कि शूद्र वर्ण से आता है। अतः उसकी प्रतिभा को वर्ण का नाम देकर भी दबाया जाता है। कमजोर वर्ग के होने के कारण उससे बेगार भी लिए जाते हैं। क्लियर? सही पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि घर का सारा काम करने के बावजूद 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती, और नसीब होता है तो सिर्फ जूठन, सिर्फ जूठन। क्या हम जूठन के लिए बने? क्या समाज में जूठन के लिए हमको बनाया गया है? क्या हमें भी साफ कपड़े पहनने का हक नहीं है? क्या हमें भी पका कर खाने का हक नहीं है? क्या हम दूसरे की जूठन खाते रहेंगे क्या हमेशा? और यहाँ वर्ण व्यवस्था, हम जिस समाज के सदस्य हैं वह परंपरावादी है, और यहाँ वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज होने के कारण उच्च वर्गों ने बैठे रहने वाले काम अपने जिम्मे ले लिए, और निष्कृत कार्य को दलितों के हाथों में, यानी कि लाला जी, यानी कि बैठे बिठाए गल्ले वाला काम कौन करेगा? लाला जी करेंगे। और मजदूरी वाला काम, मेहनत वाला काम कौन करेगा? ये करेंगे तो सही, हैं तो दलित समाज के लोग। काम के बदले भी सही पारिश्रमिक नहीं देते। अरे कम से कम मेहनताना तो दो, मेहनताना भी सही नहीं मिलता। लेखक के जीवन में भाभी की बात का बहुत गहरा असर पड़ता है, और इस दलदल से निकलने में उसको प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? तो जूठन शीर्षक आत्महत्या के जो लेखक हैं, जब अपने बीते जीवन में किए जाने वाले काम और उस काम के बदले मिलने वाले मेहनताने को याद करता है, अपने कांटों भरे बीते दिनों को सोचता है, तो लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। एक आक्रोश पैदा होता है उसके अंदर, गुस्सा है, आक्रोश है,
10 से 15 मवेशियों की सेवा और गोबर की दुर्गंध हटाने के बदले केवल 5 सेर अनाज। 10-15 जानवरों का खाना पीना, सेवा करना, गोबर हटाना, क्लियर है, इसके बदले मिलता था 5 सेर अनाज और 2 जानवर के पीछे फसल तैयार होने के समय मिलता था। और दोपहर में भोजन के तौर पर बची खुची आटे भूसी मिली हुई क्या रोटी और फिर लास्ट में चूटनी कहेंगे इसको। शादी ब्याह के समय बारात खा चुकने के बाद जूठी पत्तलों से उनका निवाला चलता था। कितने शर्म की बात है, कितनी निंदनीय समाज के अंदर। सोचो आज हम उधर से निकल कर आज यहाँ आए हैं हम। सोचो तो जब लोग खा जाया करते थे, पत्तल चलती थी पहले, है ना। आज की डेट में बफर सिस्टम नहीं था, पहले पत्तलों पे खाना खाते थे, पत्तल उठाकर फेंक दी जाती थी। सोचो उस पत्तल में जो छूट गया है उससे छुटा छुटा कर खाना, वो जूठन, है ना, कोई कैसे खा सकता है बताइए मुझे। खा सकता है, लेकिन लोगों को खिलाई जाती थी, उस समाज को खिलाई जाती थी। खिरिए उसे पत्तलों से निकाल निकाल के निवाला वो चाटा करते थे। पत्तलों में पूरी के बचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर उनकी बाँछें खिल जाया करती थी, है ना, क्योंकि पेट में जब आग लगी हो ना, ठीक है, तो वो जो जूठन भी है ना, उस आग को शांत करने के लिए वो जूठन ही काम आती है। क्लियर। पूरियों को सुखा कर रख लिया जाता था और बरसात के दिनों में उन्हें उबाल कर नमक और बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से खाते थे। सोचो गरीबी क्या होती है, क्या कहता नहीं कोई गरीबी क्या होती है। गरीबी ये होती है ना, भगवान न करे कभी किसी को ये दिन देखने पड़े, लेकिन जिन्होंने देखे हैं सोच के देखो कितनी कठिनाइयों के साथ जिए होंगे। भाई पीढ़ी को बचाया, उसको सुखाया और बरसात के दिनों में इन्हें उबाला जाता था, उसमें नमक डाला और बारीक काली मिर्च काट कर साथ में बड़े चाव से खाते थे। और या फिर कभी कभी गुड़ डालकर, है ना, क्या बनाते थे, लुगदी। गुड़ डाल लिया जाता था, मीठा हो जाता था, लुगदी, है ना। और जो किसी अमृतपान से कम न्यारा नहीं था, शिकवा नहीं था, गिला नहीं, शिकायत नहीं। कैसा था लेखक का यह विवश जीवन, जिसमें भोजन के लिए जूठी पत्तलों का सहारा लेना पड़ता था, जिसे आम जनता छूना तक पसंद नहीं करे, और वही उनका निवाला था जिसे लोग छूते नहीं थे, फेंक दिया करते हैं। और वो सोचो किसी का निवाला, कितनी बड़ी बात। अगले प्रश्न पर चले। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, और फिर भी किसी को शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। तो भाई ये जो आत्मकथा है, इसके माध्यम से लेखक ने अपने बचपन की संस्मरण और परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जब समाज की चेतना मर जाती है, जब समाज का जमीर मर जाता है, अमीरी और गरीबी का अंतर इतना बड़ा होता है कि गरीब को जूठन ही नसीब हो, धन लोलुपता का घर कर जाती है, मनुष्य मात्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। सृष्टि की सबसे उत्तम कृति माने जाने वाले मनुष्य में मनुष्यता का अधोपतन हो जाता है। मनुष्य की श्रेष्ठतम योनि है मनुष्य, और उसकी मनुष्यता जब मर जाती है, क्लियर है, श्रम निरर्थक हो जाता है, उसे मनुष्यत्व की हानि का कोई शर्मिंदगी नहीं होती और कोई पश्चाताप नहीं होता। व्यक्ति जो कर रहा है उसको बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्लियर। और कुरीतियों के कारण अमीरों ने ऐसा बना दिया है कि गरीबों की गरीबी कभी ना जाए और अमीरों की अमीरी बरकरार रहे, क्लियर। यही नहीं, इस क्रूर समाज में काम के बदले जूठन तो नसीब हो जाती है, परंतु श्रम का मोल नहीं। काम के बदले जूठन तो मिल जाएगी, लेकिन मेहनत का कोई मोल नहीं है, श्रम का कोई मोल नहीं है। मिलती है सिर्फ गालियां, शोषण का एक चक्र है जिसके चलते निर्धनता बरकरार रहे। परंतु जो निर्धन है, दलित है, उसे जीना है, संघर्ष करना है, इसीलिए उसे कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं और कोई पश्चाताप नहीं। जैसा है जी लेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो सुरेंद्र के द्वारा कहे गए वचन, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है और हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, लेखक को विचलित कर देता है। सुरेंद्र के दादी और पिता के जूठों पर ही लेखक का बचपन बीता था। इन्हीं के पिता ने जातियां की हैं, इन्हीं के पिता ने जूठन खिलाई है, क्लियर है। इन्हीं के पिता पर लेखक का बचपन बीता था और उन जूठों की कीमत थी दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत और बन्ना देने वाली गोबर की दुर्गंध, और ऊपर से गालियां, धिक्कार। सुरेंद्र की बड़ी बुआ
शादी में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद सुरेंद्र की दादाजी ने उनकी मां के द्वारा एक पत्तल भोजन मांगे जाने पर कितना धिक्कारा था। एक पत्तल भोजन ही तो मांगा था, है ना। आजकल तो लोग दान में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। एक पत्तल भोजन मांगा था और पता नहीं क्या क्या सुना था। इनको धिक्कारा था, गालियां मिली थी और इनकी औकात दिखाई गई थी। ये सब लेखक की स्मृतियों में किसी चित्रपट की भांति पलटने लगा। उनको सारी चीज़ें याद आ गई, ये उन्हीं का तो लड़का है ना, जिनके पिता ने कितना जुल्म किया। आज सुरेंद्र उनके घर का भोजन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है ना। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है मेरे भाई। सुरेंद्र अपने घर का, उनके घर का भोजन कर रहा है और उनकी बड़ाई भी कर रहा है। सुरेंद्र के द्वारा कहा वचन स्वतः स्फूर्त स्मृतियों में हो जाता है और लेखक को विचलित कर देता है। लेखक विचलित हो जाता है कि एक वो दौर था जब एक पत्तल भोजन मांगने के लिए हमारी औकात दिखाई गई थी, है ना, हमें गाली दी गई थी, हमें धिक्कारा गया था। आज उन्हीं का बेटा उनके घर भोजन कर रहा है और भाभी के खाने की तारीफ भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है। घर पहुंच के लेखक को देखकर उनकी मां क्यों रो पड़ती है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का वर्णन किया है जो नहीं चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। क्या, जो नहीं चाहता था लेकिन उसने करना पड़ा। और क्योंकि लेखक की मां ने लेखक को उसके चाचा के साथ एक बैल की खाल उतारने में सहयोग के लिए पहली बार भेजा था। चमड़े की, है ना, चमड़े, ये विशेष लोग जो होते हैं, ये विशेष समुदाय के, इन्हीं के जिम्मे होती है जिम्मेदारी। तो खाल उतारने में सहयोग के लिए पहली बार भेजा था अपने लल्ले को, अपने लाले को, अपने बेटे को, जिगर के टुकड़े को। उनके चाचा लेखक से छुरी हाथ में देकर बैल की खाल उतरवाने में सहयोग लेता है और साथ ही खाल का बोझा भी आधे रास्ते में उसके सर पर दे देता है। गठरी का वजन लेखक के वजन से भारी होने के कारण उसे घर तक लाते लाते लेखक की टांग जवाब दे जाती है और उसे लगता था कि जब वो गिर पड़ेगा, सर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़ रहे थे और इस हालत में घर पहुंचने पर उसकी मां रो पड़ी, है ना। बच्चे को इस हाल में जब देखा तो उसकी मां रोने लगी। लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। क्लियर। तो घर के सारे लोग जो हैं एक दूसरे की मदद करते थे। घर चलाने के लिए वो लोग इस तरीके के कार्य किया करते थे। व्याख्या करेंगे भाई, कितने क्रूर समाज में रहते हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब। तो प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध दलित आंदोलन के नामवर लेखक कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें पाठ का नाम आ गया, लेखक का नाम आ गया। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने समाज की विद्रूपताओं पर कटाक्ष किया है। लेखक ने परिवार द्वारा श्रम साध्य कर्म किए जाने के बावजूद 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती थी। रोटी की बात कौन कहे, जूठन नसीब होना भी कम मुश्किल न था। रोटी की बात बहुत दूर की बात है, जूठन ही मिल जाए वही बहुत है ना, वो भी मुश्किल था। विद्यालय का हेडमास्टर चूहे के बेटे को विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता है और उसका खानदानी काम ही उसके लिए है, और चूहे का बेटा है लेखक, इसीलिए पत्तलों का जूठन ही उसका निवाला है। और इस समाज में शोषण का तंत्र इतना मजबूत है कि शोषक बिना पैसे का काम करवाता है, अर्थात बेगार रहता है। क्लियर है। समाज के अंदर इस तरह की कुरीतियां व्याप्त हैं कि लोग मजदूर की मजदूरी देने में, है ना, उसको सिर्फ जूठन खिला दी। श्रम यानी कि मेहनत का क्या मोल है, मेहनत के बदले केवल 2 वक्त की रोटी दे दी और वो भी जूठन, है ना। तो श्रम का कोई मोल नहीं है। श्रम साध्य के बदले मिलती है गालियां। और लेखक अपनी आत्मकथा में समाज की क्रूरता को दिखाता है कि समाज कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है। लेखक के गांव में पशु मरता है तो उसे ले जाने का काम चोरों का ही है, और ये काम बिना मूल्य के यह तंत्र का चक्र है जिसमें निर्धनता को बरकरार रखा है। और यही विडंबना है कि आज गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई पट गई है, जो खड़ी हो गई है, इसको कोई पाट नहीं सकता। अगर आप सोचो कि ये पट जाए, ये कम तो हो सकती है लेकिन ये कभी समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, आओ। लेखक की भाभी क्या कहती है और इसका उसके कथन का महत्व बताइए। तो लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। लेखक के गांव में ब्रह्मदेव
तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में मर गया था और माँ ने लेखक को उसकी खाल उतारने के लिए उसके चाचा के साथ आर्थिक निर्धनता के कारण भेजा था। कोई माँ नहीं चाहती अपना बेटे को संकट में डालना, है ना, बेटे से काम करवाना। तो भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भेज दिया। बैल की खाल उतारते भेजने पर भाभी कहती है कि बालक मन पर इसका गहरा असर पड़ता है। छुरी के पकड़ते ही लेखक का हाथ कांपने लगता है और उसे लगता है कि वह दलदल में फंसा जा रहा है और उसने जिस यातना को भोगा है उसकी उसे आज तक याद है। उस बाल मन पर इसका गहरा असर पड़ता है, उसमें कई संभावनाएं छिपी हैं। उस निष्कृष्ट कार्य से छूटने की छटपटाहट है। वो सोचता है इस कार्य से छुटकारा मिल जाए, ऐसा क्या करें, क्या जतन करें जो घर की हालत भी अच्छी हो जाए, मान मिले, सम्मान मिले, इस कार्य से छुटकारा मिले। इसीलिए लेखक के जीवन में जो आज लेखक है, यदि भाभी ने यह न कहा होता तो लेखक उससे निकल नहीं पाता। तो भाभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। भाभी के शब्द उस कार्य से दूर जाने की प्रेरणा देते हैं जिससे बालक का स्वामित्व बना रहे, उस बालक में ये नई संभावनाओं को खोलने में यह कथन मदद करता है। आगे पढ़ें, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भाई आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन सा है, अपनी यहाँ पर टिप्पणी व्यक्त करनी है। आत्मकथ्य पढ़ने के बाद, शीर्षक पढ़ने के बाद, लेखक के विचार जानने के बाद किस तरीके के जो भाव हैं वो आपके मन में आ रहे हैं, आपने क्या करने हैं, इसके अंश यहाँ पर लिखना है, टिप्पणी करनी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथांश जूठन, इसमें लेखक के बचपन में जो घटनाएं स्कूल में घटी हैं वह व्यक्ति मन को अधिक उद्वेलित करने वाली हैं और भय के कारण प्रतिभा दमित हो जाती है, धूमिल हो जाता है व्यक्ति का चरित्र। क्लियर? आप कितने ही प्रतिभावान क्यों ना हो, लेकिन अगर इस सभ्य समाज में रहना है तो आपको इन सब चीज़ों से उठना पड़ेगा, वरना प्रतिभा कहीं किसी कोने में दम तोड़ती हुई नजर आएगी। तो हेडमास्टर कालीराम द्वारा बालक ओम प्रकाश से दिन भर झाड़ू लगवाना, उसकी जाति के बारे में पूछना, ये कहना कि उसका ये खानदानी काम है, एक शिक्षक द्वारा शर्मनाक घटना है। एक शिक्षक द्वारा शर्मनाक घटना है, क्योंकि शिक्षा बराबर परोसी जानी चाहिए। एक शिक्षक को कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। और गुरु का कार्य शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है। गुरु का काम शिक्षा के साथ संस्कार देना है, ना कि उसका वर्ण विभेदीकरण करना, उसे निम्न समझकर कार्य करवाना। यह सामंती मानसिकता का परिणाम है और यहाँ निम्न वर्ग को निम्न ही रहने दिया जाए, उसे दबा कर रखा जाए, उसे निर्धन बना के रखा जाए, उससे काम के बदले पैसा न देकर बेगार लिया जाए, है ना। यह समाज के ऊंचे तबके की सोची समझी साजिश है, यानी कि गरीब को गरीब रहने का षड्यंत्र है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो बालक मन में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, उन्हें जिस तरह मोड़ा जाता है वह उस तरह मुड़ जाता है। बच्चे को क्लास करने के बदले झाड़ू दिलवाना, यह किस समाज की सोच है? क्या कोई सभ्य समाज में क्या कोई व्यक्ति इस सब चीज़ों का क्या सही मानेगा? कोई जगह है हमारे समाज में? यहाँ शिक्षक सामंती मानसिकता के प्रतीक के रूप में है, जो सामंत है, और ये हमारे सड़े हुए समाज की सच्चाई है। जब शिक्षक ही भेदभाव करने लगें तो क्या होगा इस समाज का? समाज शिक्षक को तो नई राह देनी चाहिए, नई दिशा देनी चाहिए, लेकिन शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक जाति वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूछ रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है। जाति पता चल गई तो भैया ये नीची जाति से है, अरे तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारा तो खानदानी काम है झाड़ू लगाना, मैला ढोना, तो तुम झाड़ू लगाओ। पढ़ लिख के क्या करोगे? पढ़ लिख गए तो तुम अपना अधिकार मांगोगे, पढ़ लिख गए तो तुम्हें अच्छे बुरे की समझ आ जाएगी, और पढ़ लिख गए तो फिर हमारा जो राज है ये राज चला जाएगा। क्लियर है? तो इस कहानी के माध्यम से क्या समझ में आता है, क्या मैसेज जाता है? एक मैसेज जाता है कि हम पहले मानव हैं। हम क्या हैं? पहले मानव हैं। मानवीय गुणों को बरकरार रखना ये एक मानव का परम कर्तव्य है। मानव मानव की सेवा करे, मानव मानव के काम आए, ऊंच नीच का जो भेद है ये समाज से दूर हो। ये कौन करेगा? ये पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि भाई पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। जब आप पढ़ जाओगे तो आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ भाई इस
चैप्टर की समाप्ति होती है और अगले अध्याय में फिर मिलेंगे हम एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक भाई जुड़े रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।